गुड मॉर्निंग दोस्तों, कोर्स नट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि आज हम सिविक्स का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिकार। हेराल्ड लास्की के संदर्भ में हम आज अधिकार के बारे में जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, दावे के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे अनकहे अनसुने शब्दों के बारे में जानेंगे जो आप लोग सिविक्स में तो पढ़ते हो लेकिन उसका अर्थ आपको अभी तक पता नहीं है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जिसका करंट में होने वाली घटनाओं, जो वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उससे भी इसका बेहद संबंध है और आपसे तो संबंध है ही, क्योंकि अधिकार एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति समाज में अपना विकास नहीं कर सकता। तो दोस्तों कॉपी और पेन उठा लीजिए और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ये आपके सीटेट में, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक है वो है अधिकार, एक लड़ाई जो पहले थी, है और रहेगी। हमेशा से अधिकारों के जो लड़ाइयाँ हैं, जो अधिकारों के बारे में जो चर्चा है या जो अधिकार है, व्यक्ति हमेशा राज्य से चाहता है कि अधिकार हमेशा राज्य उसे दे। अगर राज्य वो अधिकार उसे नहीं देता तो व्यक्ति आंदोलन करते हैं और कई प्रकार की अहिंसक घटनाएं भी घटी है अधिकार के लेकर राज्य और व्यक्ति के बीच में, जो पहले भी थी, आज भी है और हमेशा चलती रहेंगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हेराल्ड लास्की के अधिकार का सिद्धांत वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कॉपी और पेन उठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हेराल्ड लास्की के बारे में जानना जरूरी है। थोड़ी सी बायोग्राफी पता होनी चाहिए कि हेराल्ड लास्की कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे, उनके जो राजनीतिक विचार है वो कैसे उत्पन्न हुए थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं हेराल्ड लास्की के बारे में। हेराल्ड जोसेफ लास्की, ये इसका पूरा नाम है। नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, यूपी, टीजीटी और पीजीटी में आ सकता है कि लास्की जी का पूरा नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। हेराल्ड लास्की जी का पूरा नाम है हेराल्ड जोसेफ लास्की। ठीक है, इनका जन्म 30 जून 1893 से 24 मार्च और 1950 के बीच में, यानी कि जन्म 30 जून 1893 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 24 मार्च 1950 में। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। ये एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे, अर्थशास्त्री भी थे, लेखक भी थे और प्रवक्ता भी थे, यानी कि ये लेक्चरार भी थे। वे राजनीति में सक्रिय रूप से 1945 से लेकर 46 के बीच में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ब्रिटेन में मजदूर दल यानी लेबर पार्टी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और 1926 से लेकर 1950 तक लंदन के अर्थशास्त्र स्कूल में, यानी कि जो वहाँ का इकोनॉमिक्स स्कूल था लंदन का, उसमें ये प्राध्यापक रहे, यानी लेक्चरार रहे। तो ये एक तरह से ये टीचर भी थे और इन्होंने अपने बहुत सारे विचार और सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। उसकी पुस्तक के बारे में भी जानेंगे जो कि यूपी, टीजीटी और पीजीटी में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हेराल्ड लास्की की ब्रीफ नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, लास्की का जन्म इंग्लैंड में के मैनचेस्टर नगर में एक संप्रभात यहूदी परिवार में 30 जून 1893 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम था नाथन लास्की। इंग्लैंड में कपास के आयात के प्रमुख व्यवसायी थे। माँ का नाम था सारा लास्की। हेराल्ड उनकी दूसरी संतान थी। लालन पालन और परंपरागत यहूदी संस्कार में हुआ। मैनचेस्टर के ग्राम स्कूल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, न्यू कॉलेज में इनकी शिक्षा हुई और 1913 में इनको वेट पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेट पुरस्कार से निम्न में से किसको प्रदान किया गया था। तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो इनका जो हेराल्ड जोसेफ लास्की है ये इनका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, हेराल्ड लास्की को वेट पुरस्कार मिला था 1913 में। 1914 में आधुनिक इतिहास में फर्स्ट क्लास में इन्होंने ऑनर्स किया। राजनीति विज्ञान के पंडित इनको कहा जाता है। शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अमेरिका के मैकगिल विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापक की नौकरी ज्वाइन की। 1914 से 16 में नियुक्त हुए। इसके पश्चात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 से 18 में
हेमस्टर यूनिवर्सिटी में 1917 में, येल यूनिवर्सिटी में 1919 में, 20 में और 1931 तक रहे विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। 1920 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययनार्थ लंदन आए। 1936 में वो राजनीति के प्रोफेसर हो गए और जीवन पर्यंत अध्यापन करते रहे। इसी व्यवधान में मैकडेलन कॉलेज और कैम्ब्रिज कॉलेज, येल यूनिवर्सिटी, मास्को, ट्रिनिटी कॉलेज, डल्विन कॉलेज उन्होंने विशेष लेक्चरार दिए। इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत प्रमुख है। जो सबसे प्रमुख किताब है वो है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये इनकी सबसे प्रमुख किताब है जो इन्होंने 1925 में लिखी थी। इन्होंने 4 पुस्तक लिखी, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट 1919 में, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हर बार पूछे जा सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में लिखी और द अमेरिकन प्रेसिडेंसी 1940 में लिखी। ये 4 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। तो दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आपका कॉपी और पेन मेरी वॉइस के साथ चल रहा होगा और आप नोट डाउन कर रहे होंगे और उसे समझ रहे होंगे, और उसको समझना ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर पॉइंट से पढ़ना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम अधिकार शब्द की। अधिकार शब्द को समझना बेहद ज़रूरी है कि अधिकार होता क्या है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे खाना खाना है, ये खाना खाना मेरा अधिकार है, विवाह करना मेरा अधिकार है, यहाँ जाना मेरा अधिकार है, वहाँ जाना अधिकार है, ये अधिकार कैसे हैं? देखिए, मान लीजिए आपको विवाह करने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म में कहीं भी विवाह कर सकते हैं, ये अधिकार आपको मिला कैसे? देखिए, पहले जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, स्वतंत्र होने से पहले विवाह करने का जो अधिकार था वो व्यक्ति के पास नहीं था। वो अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकता था। क्यों? अगर आप हिंदू हो तो आपका विवाह हिंदू में होगा, आप मुस्लिम हैं तो आपका विवाह मुस्लिम में होगा। हर किसी जाति में विवाह करने का अधिकार नहीं था। लेकिन ये विवाह करने का अधिकार 1947 के बाद कैसे मिला? देखिए, 1947 से पहले, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, आपको विवाह, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ विवाह करने का अधिकार नहीं था। 1947 के बाद आपको विवाह करने का आधार मिल गया, यानी अपनी मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार मिल गया। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, इसने अपना एक संविधान बनाया और लॉ बनाया। ठीक है, ठीक है। इससे पहले ये अधिकार नहीं था, इसके बाद ये अधिकार था। तो क्या हुआ कि 1947 के बाद भारत जो एक राज्य है, उसने जो व्यक्ति का विवाह करने का अधिकार था उसको कानूनी मान्यता दे दी, कानूनी मान्यता दे दी, और ये कहा कि हिंदू स्पेशल विवाह एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट जो भी है, इसके तहत व्यक्ति विवाह कर सकता है और कहीं भी कर सकता है और किसी से भी कर सकता है। ठीक है, ये उन्होंने कानून बना दिया। यानी कि जब कोई चीज़ या कोई आपका दावा कि जो आप करना चाहते हो, जब राज्य समाज उसे स्वीकार कर लेता है, उसे स्वीकृति प्रदान कर देता है, तब वो अधिकार बन जाता है। और जब समाज या कानून उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करते, उसे मान्यता प्रदान नहीं करते, वो अधिकार नहीं बनता। और अधिकार मिल जाने के बाद जो राज्य होता है वो सिर्फ उसका संरक्षण करता है, उसकी सुरक्षा करता है, और राज्य चाहे तो उसको ख़त्म भी कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो अधिकार का मतलब समझ में आया। और हर एक दावा अधिकार नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे चोरी करने का भी अधिकार होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी करने का जो आप अधिकार मांग रहे हैं, ये दावा तो हो सकता है, लेकिन जब तक उसको समाज की स्वीकृति और राज्य से मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक वो अधिकार नहीं बनेगा। इसलिए वो इल्लीगल कहलाता है और दावे कहलाते हैं, और दावे कभी अधिकार नहीं होते। ठीक है, एक होता है दावा, एक होता है अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो मानव है वो कोई भी दावा कर सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, लेकिन जब तक समाज, जब तक जो राज्य है, जब तक राज्य उसे मान्यता नहीं देता, तब तक वो अधिकार नहीं कहलाता। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो ये मैंने ये आपको एक तराजू नज़र आ रहा है, एक में राइट्स है, एक में ड्यूटीज़ है। तो कई थिंकर्स ने ये भी कहा है कि जब तक आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, तब तक आपको अधिकारों की प्राप्ति नहीं करेंगे। एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, प्लेटो जी, बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उन्होंने
कहा था कि जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तब तक अधिकार उससे नहीं मिलते। यानी कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो अधिकार की स्थापना हो जाएगी, न्याय की स्थापना होगी। तो जो प्लेटो थे वो कहते थे कि अधिकार आपको जब मिलेगा जब आप अपने कर्तव्य करेंगे। जैसे कर्तव्य क्या है, अभी कर्तव्य क्या है, आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, आपका कर्तव्य है। कानून का पालन करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। नियमों का पालन करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। जब आप अपना कर्तव्य करेंगे तो राज्य आपको अपने आप ही अधिकार दे देगा, अपने आप ही अधिकार मिल जाएगा। ये प्लेटो जी का ऐसा मानना था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अधिकार शब्द। अधिकार जो शब्द है, अधिकार शब्द का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। देखिए, अधिकार शब्द जो होता है वो समाज से निकला होता है। समाज से निकलता है। ठीक है, ये एक प्रकार का एक ऐसा राइट होता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना अधिकारों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। बिना अधिकारों के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो शब्द, जो अधिकार शब्द है, ये समाज के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है, राज्य से उत्पत्ति नहीं करता। राज्य कभी भी किसी व्यक्ति को अपने आप ही अधिकार प्रदान नहीं करता। अधिकारों के लिए समाज से वो शब्द निकलता है, समाज से उसकी शर्तें और ज़रूरतें निकलती है, और राज्य उसे मान्यता देता है, तब जाके अधिकार बनता है, तब जाके अधिकार निकलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, जो अधिकार है वो समाज द्वारा दिया गया, समाज द्वारा प्रदान किया गया एक शर्त है। ये एक क्या है, शर्त है जो समाज द्वारा प्रदान किया गया है। समाज ने आपको जीने का अधिकार दिया, समाज ने आपको काम करने का अधिकार दिया, तो उसके साथ एक शर्त भी रखी। अगर आप वो काम करेंगे जो समाज के लिए सही होगा, आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा काम करने का जो समाज के अनुकूल नहीं है। ठीक है, आप अच्छे काम करिए, ये आपको आपके जीवनचर्या के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो अधिकार आपको नहीं मिलेगा जिससे दूसरों का नुकसान हो। तो ये कंडीशन समाज ने रख दी है। तो ठीक है, तो समाज द्वारा ये प्रदान किया गया एक शर्त है कि आप इस शर्त के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन लगी हुई है कि आप इसका अनुचित प्रयोग नहीं करोगे। दूसरा, अधिकार सिर्फ जो राज्य होता है, जो स्टेट होता है, राज्य होता है, वो अधिकारों को मान्यता देता है और उनका संरक्षण करता है। संरक्षण मतलब सुरक्षा करता है। ठीक है, तो जो अधिकार है वो समाज से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समाज में उत्पन्न होने के बाद राज्य उन्हें स्वीकार करता है, समाज स्वीकार करता है और राज्य उन्हें मान्यता देता है, फिर उनका संरक्षण करता है। संरक्षण कैसे करता है, जैसे मान लीजिए आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आपको घूमने फिरने का अधिकार है। जब आपको कोई घूमने फिरने से रोकेगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो, तो उसका संरक्षण करेगा कि ये कैसे, ये तो आपका अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, उसका संरक्षण करता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जान लीजिए, जो राज्य है वो अधिकारों को कम और ज़्यादा कर सकता है, यो उसको विकास भी कर सकता है, उसको कानून के माध्यम से कम भी कर सकता है। ये राज्य के हाथ में शक्तियाँ होती है और उसकी पावर होती है। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा ये है कि ये परिवर्तनशील होते हैं। अधिकार जो होता है वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद है ना, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, जो 7 अधिकार होते थे फंडामेंटल राइट में। भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो संपत्ति का अधिकार। लेकिन जैसे राज्य को लगा कि नहीं, व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार अगर दे देंगे तो बहुत सारे विकास के कार्य रुक जाएंगे। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद भारत सरकार ने जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार था उसे छीन लिया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो अधिकार होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। तो बात करते हैं अब, क्या कोई भी दावा अधिकार हो सकता है? कोई भी दावा नहीं, कोई भी दावा अधिकार नहीं हो सकता। दावा अधिकार जब हो सकता है जब उसे राज्य मान्यता दे और समाज उसे स्वीकार करे, स्वीकृति प्रदान कर दे, तब वो दावा अधिकार बन जाता है। समझ गए दोस्तों? समझ गए? अभी मैं थोड़ा सा इसको लिंक कर देता हूँ कृषि आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने कानून बनाया कृषि आंदोलन के संदर्भ में, और उसके 3 कानून जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब जो जितने भी किसान वर्ग है, अब वो कह रहे हैं कि हमें ये स्वीकार नहीं है, और वो अपना दावा कर रहे हैं कि ये कानून इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, और सरकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही। जब ये जो जितने भी लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, जब समाज इसे स्वीकार कर लेगा और मान्यता दे देगा, तब मजबूरन राज्य को उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी, और स्वीकृति देने के बाद वो दावा कर रहे थे ये उनका कानूनी रूप से अधिकार बन जाएगा। समझ में आया दोस्तों? लेकिन जब तक राज्य उनको मान्यता नहीं देगा तब तक वो उनका दावा ही रहेगा, वो कानूनन नहीं बन सकता। समझ में आया ना दोस्तों? तो इंसान कुछ भी दावा करे, वो व्यक्तिगत तो हो सकता है, लेकिन जब तक उसको कानून की मान्यता नहीं मिलती या कानून का संरक्षण नहीं मिलता, वो अधिकार नहीं कहलाता। समझ गए दोस्तों? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दावा और अधिकार में फ़र्क समझना होगा, और अधिकार व्यक्ति को उसके विकास के लिए ही दी जाते हैं। अधिकार कोई कानून नहीं होता, कोई कानूनी चीज़ नहीं होती। अधिकार समाज ने एक समूह रूप से राज्य से मांगा कि व्यक्तित्व विकास के लिए अधिकार चाहिए, तो राज्य ने उसे मान्यता दे दी। ठीक है, आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिससे व्यक्तित्व अपना विकास कर सके और समाज सुचारू रूप से चल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हेराल्ड लास्की की अधिकार की परिकल्पना। हेराल्ड लास्की ने अधिकार के बारे में क्या कहा? ठीक है दोस्तों, हेराल्ड लास्की ने अधिकार के बारे में क्या कहा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, हेराल्ड लास्की ने एक बात बहुत सही की है, मैं आपको बता देता हूँ। हेराल्ड लास्की कहते हैं कि जो अधिकार है, इनकी एक परिभाषा थी, इनकी नोट डाउन कीजिएगा, मैं लिख भी दूंगा। इन्होंने परिभाषा दी कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बगैर कोई भी आदमी सामान्य रूप से अपनी इच्छा से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता। तो उनके परिभाषा से ये समझ में आई कि अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। दूसरा, इस परिभाषा से क्या समझ में आया कि अधिकार वे संभावनाएं हैं या वे दशाएं हैं जो व्यक्ति को विकास के अवसर प्रदान करती है। नोट डाउन कीजिएगा इनकी परिभाषा। इन परिभाषाओं से 2 चीज़ समझ में आई है। परिभाषा को नोट डाउन कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आराम आराम से। अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी इच्छा से अच्छी दशा में होने का प्रयास नहीं कर सकता। ये लास्की जी ने कहा है। तो लास्की जी से 2 बात समझ में आई। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, और अधिकार वे दशाएं हैं जो व्यक्ति को विकास के अवसर प्रदान करती हैं। यह हेराल्ड लास्की जी का मानना है। ठीक है दोस्तों, ये बात की है हेराल्ड लास्की जी ने।
और उन्होंने एक बात पे और जोर दिया है, उन्होंने ना हरार लास्की ने जो अधिकारों के बारे में बोला है, तो उन्होंने ये बोला कि अधिकार तो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने जो हरार लास्की का जो संपत्ति का अधिकार है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इसका जिक्र भी मैंने थोड़ा सा आगे किया है, मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ा फेमस है इनका, लास्की जी का संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। लास्की जी कहते हैं कि बिना आर्थिक अधिकार के राजनीतिक अधिकार व्यर्थ है। लास्की जी क्या कहते हैं कि बिना संपत्ति के अधिकार के आर्थिक अधिकार व्यर्थ है, वो राजनीतिक अधिकार व्यर्थ है। लास्की जी का मानना है कि बिना आर्थिक अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का भोग नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? आर्थिक अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति राजनीतिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता। इनका ये मानना था लास्की जी का कि जब आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो सामाजिक जीवन कैसे जिएगा। वो मान लो किसी के पास खाने के लिए पेट में पैसा नहीं और आप उनको बोलते जाकर वोट करो, तो क्या करेगा। तो लास्की जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास आर्थिक अधिकार नहीं होगा, पैसा कमाने का अधिकार नहीं होगा, उसके बिना सारे अधिकार व्यर्थ है। तो सबसे पहले व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार देना चाहिए। नहीं, व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर सके। जब वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर पाएगा, उसके बाद ही वो अन्य अधिकारों का उपभोग कर सकेगा। मान लीजिए किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, आप उनको बोलोगे कि आप इसको वोट दीजिए, तो क्या वोट देगा? आप उनको बोल दीजिए कि नहीं, आपको घूमने फिरने का अधिकार है, विवाह का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कोई फायदा नहीं है। तो जब तक व्यक्ति के पास आर्थिक अधिकार नहीं होगा और आर्थिक अधिकार में भी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक सारे के सारे अधिकार व्यर्थ है। ये लास्की जी का मानना है संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में। और वो ये कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता जो अर्थहीन है। वो कहते हैं कि आर्थिक अधिकार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, ये कोट है। उन्होंने बोला कि बिना पैसे, जब आदमी का पैसा ही नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई फायदा नहीं है। पैसा होगा तभी वो राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। तो उस राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि व्यक्ति को पहले आर्थिक अधिकार या न्यूनतम आवश्यकता उनकी पूरी करे, देन उसके बाद सभी अधिकार का वो भोग कर पाएगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने जिस अधिकार पे जोर दिया वो है शिक्षा का अधिकार। लास्की जी का मानना है कि आर्थिक अधिकार तो उसे मिल गया, लेकिन उसके बाद जो अन्य अधिकार का उपभोग है, वो समाज में अच्छा जो जीवन जी पाएगा, उसके लिए उसको शिक्षा का अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो शिक्षा का अधिकार उसे मिलेगा नहीं, वो अन्य अधिकारों को जान ही नहीं पाएगा। तो लास्की जी का मानना था कि व्यक्ति का पहला आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, वो भी उनकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य हो। इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवादी है ना, उदारवादी कम और समाजवादी ज़्यादा लगते हैं। आपने जब इसका बायोग्राफी पढ़ी थी तो उसमें देखा था ना, ये लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे, मजदूर वर्ग से जुड़े हुए थे। तो इनका यही मानना था कि जो व्यक्ति का जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पहले पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ये उदारवादी कम नज़र आते हैं और समाजवादी या मार्क्सवादी का झलक इनमें थोड़ी बहुत नज़र आती है। ठीक है दोस्तों, इनका ये कहना है कि अगर आर्थिक अधिकार व्यक्ति को नहीं मिलेगा तो जितना भी पैसा है वो कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा और वो लोग निरंकुश हो जाएंगे और इस पर शोषण करेंगे। तो उनका मानना था कि जो आर्थिक अधिकार है वो सभी व्यक्ति को समाज रूप से इक्वली होना चाहिए। जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए,
तभी समाज में व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। तो यहाँ पे थोड़े ये मार्क्सवादी भी नज़र आते हैं, हेराल्ड लास्की में नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे। लास्की का संपत्ति का सिद्धांत मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि संपत्ति के बारे में वो क्या कहता है कि बिना आर्थिक अधिकार के अन्य अधिकार व्यर्थ है, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो चाहे वो व्यक्तिगत अधिकार हो। जब तक संपत्ति का अधिकार नहीं होगा और संपत्ति के अधिकार में भी जब तक उसकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक अन्य सभी अधिकार व्यर्थ है, ऐसा लास्की जी का मानना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्की जी कहते हैं संपत्ति का अर्थ है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, कि जब तक आदमी के पास पैसा नहीं होगा वो सुरक्षित महसूस कर ही नहीं पाएगा। सुरक्षा, क्योंकि संपत्ति के माध्यम से ही व्यक्ति भूख के डर से बच सकता है, अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है, अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। लेकिन समाज में संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास होती है। संपत्ति के माध्यम से पूंजीपति मजदूरों पर नियंत्रण करते हैं और अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। यहाँ पे इनके अंदर मार्क्सवादी झलक नज़र आती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये थोड़ा सा उदारवादी का विरोध करते हैं, क्योंकि उदारवादी हमेशा जोर देते हैं कि व्यक्ति को संपत्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कितना भी धन रख सके। लेकिन लास्की जी कहते हैं कि नहीं, जो मिनिमम यानी कि जो न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत है वो सभी पे समान लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर पूंजी किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो गरीबों को शोषण हो सकता है। ये लास्की जी का मानना था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्की जी यहाँ पर जो संपत्ति के अधिकार पे है ना, थोड़ा सा उनका नैतिकतापन आता है। कैसे? ये संपत्ति का समर्थन किया है यहाँ पे, लेकिन लास्की के अनुसार हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। जब तक ये नहीं होगा अन्य अधिकार व्यर्थ है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार सामाजिक कर्तव्यों से भी जुड़ा होना चाहिए। तो लास्की के अनुसार क्या कहते हैं? देखिए सामाजिक कर्तव्यों से भी जुड़ा होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लेटो ने कहा था कि जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा अधिकार की प्राप्ति नहीं होगी। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो अधिकार अपने आप उसे मिल जाएंगे। यहाँ पे लास्की के अंदर दार्शनिक चीज़ें भी झलक के आ रही है। ठीक है, तो लास्की ने नैतिक आधार पर संपत्ति का समर्थन किया है और ये कहा है कि हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने का आर्थिक अधिकार होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान भूख से बचाव, ये उनका मानना था। क्या कहते हैं? अगर समाज में ये लास्की जी क्या कहते हैं? अगर समाज मुझे कुछ देता है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका कर्ज चुका दूँ। यानी कि इस यहाँ पे कह रहे हैं कि समाज अगर मुझे कोई अधिकार दे रहा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका निर्वहन करूँ। जैसे समाज जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो देखते हैं कि जो राज्य हैं वो सफाई कर रहे हैं, नालियों की सफाई कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जब साफ़ हो रहा है तो आप भी उसमें सपोर्ट करो और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि अगर समाज आपको कुछ देता है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उसे कुछ दे। ये कोट है, ये लास्की जी ने अपनी बुक्स में कहा है, ये इसे नोट डाउन कीजिएगा। अगर ये कोट आ गया कि ये शब्द किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा लास्की जी का है। ठीक है दोस्तों, हालांकि कई बच्चे इसमें प्लेटो भी लिख देंगे क्योंकि प्लेटो ने भी ऐसी बात कही है, लेकिन लास्की ने ये कही है। ठीक है दोस्तों, तो प्लेटो उसका आंसर नहीं होगा। इसने बोला श्रम के बदले पुरस्कार, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब काम करे तो उसके बदले उसको पुरस्कार मिले। पुरस्कार किसके बदले? मेहताना के बदले, यानी उसको वेतन मिले। इसके में कहते हैं पुरस्कार का सिद्धांत और मांग पूर्ति का सिद्धांत भी इन्होंने कहा है। मांग पूर्ति का सिद्धांत का मतलब होता है कि व्यक्ति की न्यूनतम जो मांग है वो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। व्यक्ति काम किस लिए करता है? पेट के लिए, खाना मिलना चाहिए, कपड़े के लिए कपड़ा मिलना चाहिए, घर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम जो मांग है वो उसका पूरा होना चाहिए, ये लास्की जी का मानना है। आगे बात क्या करते हैं कि पुरस्कार का तीसरा सिद्धांत है कि मजदूर को उचित वेतन मिले। हाँ, यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसको पुरस्कृत किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, और जितना वो काम करता है उसका उचित मूल्य किया जाए। पता चले कि आप जो काम करा रहे हैं उसकी 500 रुपये दिहाड़ी, आप मजदूर को 100 रुपये वेतन दे रहा है तो गलत है। इसका मतलब जितना उसका हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए, ये लास्की जी का मानना है। उन्होंने ये कहा है कि महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति और समाज के हित में तालमेल बैठाया जाए।
यानी कि जो समाज है और जो व्यक्ति है उसके जो हित है उसमें बैलेंस होना चाहिए, ताकि समाज में भी कोई बुराई ना हो और समाज भी अपना विकास कर सके और व्यक्ति भी अपना विकास करे, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ना हो, ऐसा लास्की जी का मानना था। और वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जाए, इस पे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्की का संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि निजी संपत्ति नैतिक रूप से गलत है। अगर जैसे कि भारत में देख रहे हैं कि जो संपत्ति है, जो धन है, वो कुछ व्यक्ति के हाथ में चला गया, टाटा के हाथ में, बिरला के हाथ में, ठीक है, अडानी के हाथ में, अंबानी के हाथ में, तो उससे क्या हुआ, धन कुछ व्यक्ति के हाथ में चला गया और एक वर्ग ऐसा बन गया जिनके पास बहुत सारा धन है और एक धन ऐसा बन गया जिसके पास पैसा नहीं है। अभी जो कृषि आंदोलन चल रहा है इसका मुख्य मुद्दा तो यही है। किसान ये सोच रहे हैं कि सारा का सारा जो ये कानून है ये इसलिए बनाया गया है कि सारा का सारा पैसा व्यापारियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, किसानों को कम मिलेगा। तो किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि कानून में इसलिए चेंज करें कि जो पैसा है वो डाइवर्ट हो, यानी जो पैसा है वो किसानों की तरफ भी आए। ऐसा नहीं कि ऐसा कानून बना दे कि किसानों को सारा पैसा व्यापारियों के हाथ में चला जाए। मेन मुद्दा यही है, किसान चाहते हैं कि पैसा हम भी कमाए, पैसा वो भी कमाए। ऐसा कानून ना हो कि सारा का सारा पैसा उन निजी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी कर दी है कृषि आंदोलन से। देखिए, इसमें संपत्ति उसे प्राप्त हो जो कुछ कार्य नहीं करता है या कुछ मेहनत नहीं करता। इसका लास्की ने कह रहा है कि जो निजी संपत्ति नैतिक रूप से गलत है। उनका ये कहना है कि जो पूंजीपति लोग हैं वो काम और मेहनत तो करते नहीं है और उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो उनका कहने का मतलब है कि जो लोग मेहनत करते हैं उनका उचित मेहताना उनको मिलना चाहिए और जो संपत्ति है वो डाइवर्ट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे लोग जो परिश्रम करते हैं उन्हें उनका सही हक नहीं मिलता है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसलिए लास्की जी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि जो संपत्ति है वो निजी नहीं होनी चाहिए, वो सामाजिक रूप से संपत्ति होनी चाहिए। मतलब जो संपत्ति है वो समाज की होनी चाहिए, निजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उदारवादी जो लास्की है संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, यानी कि पैसा हो वो समाज रूप से इक्वली हो, ये नहीं कि ये यहाँ पर और ये ऊपर हो, ये लास्की जी मानते हैं। और जो अभी इसका कृषि आंदोलन चल रहा है वो एक तरह से इस लास्की के इस संपत्ति के सिद्धांत पे आधारित है। सारा का सारा खेल पैसे का ही तो है। किसान क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? क्यों? उनके पास पैसे ही नहीं आते। आप अभी मार्केट में गोभी 10 रुपये किलो खा रहे हो, किसान बेचारा 1 रुपये किलो गोभी बेच रहा है, उसको उसकी लागत नहीं मिल रही है। तो किसानों का यही मानना है कि जो पैसा है वो किसानों के पास आना चाहिए और जो कानून है ये इस तरीके से बनाया गया है कि निजी संपत्ति, मतलब जो संपत्ति है, जो पैसा है वो निजी लोगों के हाथ में ज़्यादा चला जाएगा और किसान के हाथ में कम रहेगा। इसके संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैं कुछ चीज़ें भी रिसेंट में घटी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में चिकित्सा भी सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करे, सुप्रीम कोर्ट में अभी बात चल रही थी अधिकार की। ठीक है, भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी जैसे कोरोना आया, कोविड-19 आया, तो बीच में जब ये शुरुआत में जब आया था तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख का बिल बना रहा है। एक गरीब आदमी अगर उसको कोरोना हो गया तो वो कैसे अपना इलाज कराएगा, किस तरीके से सर्वाइव करेगा? सरकारी हॉस्पिटलों की हालत तो आप देख रहे हैं कि कोविड बेड नहीं मिल रही है या जो भी है तो देख रहे हैं। तो इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम कोर्ट दिया है, फैसला किया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि सरकार सस्ते इलाज की व्यवस्था करेगी ताकि व्यक्ति को उचित इलाज और ट्रीटमेंट मिल सके। और उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 21 के तहत अंडर में ही स्वास्थ्य यानी कि सस्ते इलाज पाने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल
क्यों? जीवन तो इंसान, जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन तो जब भी जिएगा ना जब वो स्वस्थ रहेगा। जब वो स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे जिएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार इसकी व्यवस्था करे ताकि हर व्यक्ति को न्यूनतम स्तर पर इलाज मुहैया हो सके। ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य को। यहाँ पे एक बात नोट करने की बात है कि राज्य को कर्तव्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और जो कर्तव्य होते हैं वो कभी न्याय संगत नहीं होते कि अगर कोई राज्य सस्ते रेट पे इलाज मुहैया नहीं करा रहा तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूटीज़ कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे हो तो इस बिहाफ पे आपको कोर्ट सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि झूठ बोलना ना बोलना वो आपका कर्तव्य है। इसके बेस पे आपको कोई भी सज़ा नहीं दे सकता। तो कर्तव्य कभी भी न्याय संगत नहीं होते, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो राज्य की इच्छा पे निर्भर करता कि वो करे या ना करे। जैसे दिल्ली के अंदर सस्ता इलाज आपको मिल रहा है, अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। तो क्या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है कि वो मुहैया करवाए या ना करवाए। जैसे दिल्ली में शिक्षा बहुत सही है और अच्छी है, सस्ती है, तो दूसरे राज्यों में नहीं है। तो वहाँ के बच्चे इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारे जो राज्य के सीएम है वो इस तरीके से काम नहीं कर रहे। तो कर्तव्य करे या ना करे इच्छा पर निर्भर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्ट कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो आर्टिकल 21 के तहत सही या सस्ती जो इलाज है वो मुहैया करवाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर्तव्य और अधिकार में फ़र्क है, समझ गए दोस्तों? अधिकार में आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी मदद करे या ना करे, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि कर्तव्य है न्याय संगत नहीं होता है और अधिकार। इसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा है कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार राइट टू हेल्थ में सस्ती चिकित्सा भी शामिल है। प्राइवेट अस्पतालों की फीस में कैप लगाने की ज़रूरत, यानी कि प्राइवेट की जो फीस है उसमें एक तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वो इतना होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इलाज करा सके। फिर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रावधान लेकर आए कि कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो अभी एक्ट लगा हुआ है, आपदा प्रबंधन नियम कोविड-19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके प्राइवेट अस्पतालों में फीस में कैप लगाई जा सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की ध्यान रखें और इलाज करा सके। अभी आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जमा, आपको खांसी भी होगी ना तो आपको कह देंगे आपको कोविड है, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, फलाना टेस्ट कराओ, डिगरा टेस्ट कराओ, 1 लाख का आपका बिल ऐसे बना देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन को ये शक्तियाँ दी गई है कि वो प्राइवेट अस्पतालों की फीस पर कैप लगाए, अंकुश लगाए और एक न्यूनतम जो फीस है उसका निर्धारण करे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक रख सके, यानी उनको मिल पाए। ठीक है, और ये जो फैसला है वो जस्टिस भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस AMR शाह के आदेश ने ये सुझाव दिए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और स्वास्थ्य के अधिकार में किफ़ायती उपचार शामिल है, इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है। देखो मैंने कहा कर्तव्य है, अधिकार है, यह न्याय संगत नहीं है, कर्तव्य है। वह अस्पतालों में किफ़ायती उपचार और अधिकार से अधिक प्रावधानों का प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। ये चैप्टर मैं पहले करा चुका हूँ, बट आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जब बात हमने अधिकार की है तो हम अपने अधिकार को भी जान लें कि भारत में हम रहते हैं तो हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो व्यक्ति के विकास में शामिल है। तो ये नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया और अब ये कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है और इसमें संशोधन हो सकता है, यानी चेंजेस हो सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति यानी 352 और एक 356 है और एक 360 भी है की स्थिति में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आर्टिकल 21 एक ऐसा अधिकार है
जिसको किसी भी कंडीशन में ख़त्म नहीं किया जा सकता। जीवन जीने की स्वतंत्रता कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो आपातकालीन की स्थिति में भी नष्ट नहीं होता, तो आप सीधा डाल देंगे आर्टिकल 21, ये इसका आंसर होगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 90F में जो था को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया। यानी कि पहले जो फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे और वो आर्टिकल 19F में था इसका जिक्र, और अनुच्छेद 31 में था जो अब निरस्त कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया जिसका जिक्र भारत की संविधान की धारा 300A में दिया गया है। तो भारत में जो व्यक्ति को अधिकार मिले गए उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक है समानता, और समानता का अधिकार वो है 14 से 18, यानी कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, लिंग भेद के किसी के आधार पर, इसका जिक्र है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यहाँ जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आती है, ध्यान रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल से 23 से 24 के बीच में इसका जिक्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। इसी के अंदर रिट का जिक्र है, 5 रिट दी गई हैं, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चैप्टर ही इस प्रकार का है अधिकार के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हालांकि मुझे आपको है ना कुछ और चीज़ भी बतानी थी, लेकिन अभी समय कम होने के कारण मैं आपको काफ़ी चीज़ नहीं करा पाया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें और भी कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी है ना 2-4 डेफिनेशन जो है मैं आपको नहीं करा पाया, जैसे प्लेटो ने क्या कहा था, जॉन लॉक ने क्या कहा था, ठीक है, हॉब्स ने क्या कहा था, बोसांके जी ने क्या कहा था, हॉलैंड जी ने क्या कहा था। और एक शब्द है, तो समय कम होने के कारण मैं ये क्लास का कुछ एक टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में आपका ज़रूर कराऊंगा। तो आपसे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी आपका ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे कोर्स नट के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज का विकास होगा। तो इसी आशा के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ पोर्शन को हम ज़रूर कंप्लीट कराएंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।